प्रणाम गुरुजी। अलर्टनेस एंड अवेयरनेस के बीच में क्या फ़र्क है? और साधना में कभी लगता है कि अलर्ट हो रही हूँ और अवेयर हो रही हूँ, कंफ्यूज हो रहा है। साधक यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अवेयरनेस क्या है और अलर्टनेस क्या है। ठीक है, अलर्टनेस में चेष्टा शामिल है, एफर्ट है। अलर्टनेस जो है वह हमारा सहज स्वभाव नहीं है। अलर्टनेस जो है हमारा सहज स्वभाव नहीं है। अलर्ट जो है किसी विपरीत परिस्थिति से सुरक्षा की तैयारी है। जब हम समझते हैं कि स्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल जा रही हैं, तो हम अलर्ट होते हैं कि परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल जा रही हैं। तो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमें अलर्ट कर देती हैं, और ऑटो सजेशन से भी हम अपने आप को अलर्ट करते हैं। लेकिन ये ऑटो सजेशंस काम ही तब करेंगे जब ऐसा कुछ होगा कि इमरजेंसी है। जितनी इमरजेंसी उतनी अलर्टनेस, है ना। इसका भी उपयोग है। अलर्टनेस कोई बुरी चीज ऐसा नहीं है, इसका उपयोग है। और हम जब अपने आप को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, अवेयरनेस हमारे भीतर नहीं आ पा रही है, तब साधक को लगता है अवेयरनेस तो नहीं आ रही, अलर्टनेस ही आ जाए। किसी प्रकार से सेल्फ सजेशन दे करके अपने आप को अलर्ट कर लिया जाए। और अलर्ट करने का प्रयोग साधना में भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि इस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता, किया जाता है। और कई बार अवेयर बोलने पर अलर्टनेस होती है। सजेशन अवेयरनेस का है, होती है अलर्टनेस है, ठीक है। उस अलर्टनेस में भी कुछ ग्लिम्स आती है। अलर्टनेस में देखो ऐसा है कि जो आसपास की परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी कुछ घट रहा है उसके प्रति कुछ अतिशय जागरूकता हो जाती है। अलर्टनेस का मतलब उसमें कुछ अतिशयता हो जाती है, और उसमें एक वॉचिंग सी हो रही है। मतलब उसमें कुछ एनालाइजेशन है कि कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहाँ गड़बड़ है। मतलब उसमें मन इन्वॉल्व है। अलर्टनेस में मन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्योंकि अलर्ट का मतलब है कि वह कह रहा है कि कुछ इमरजेंसी है, कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है उसकी सर्चिंग तो होगी ना। अलर्टनेस में सर्चिंग होगी। अब भीतर की तरफ की जा रही तो भीतर सर्चिंग होगी कि भीतर कहाँ गड़बड़ हो रही, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा, विचारों में बह तो नहीं रहे, फलाना ये तो नहीं करे। अलर्ट है ना। तो ये अलर्टनेस है, इसका आंशिक प्रयोग है। लेकिन जो सहज स्थिति है वह है अवेयरनेस। अवेयरनेस को तुम ला नहीं सकते। अवेयरनेस की हम बात तो करते हैं, अवेयर होते तुम अलर्ट हो। हम कहते हैं अवेयर, और तुम होते क्या हो? अलर्ट होते हो। लेकिन उस अलर्टनेस के बाद जैसे ही तुम रिलैक्स होते हो, वहाँ अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस का अर्थ है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, चीज़ों को सुधारना नहीं है, मैनेज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, उसकी तैयारी नहीं करनी है। अलर्ट का मतलब कुछ करना है, समझना है चीज़ों को समझना है कि गड़बड़ कहाँ है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है ना। और मैनेज करना यानी मन वहाँ पे आ जाता है। वो अब हमारी कविताओं की डायरियाँ मिल जाएंगी तो वो कविताएं सुनाएंगे ये आपको। मेरो मन बड़ो मैनेजर, कुछ देशज भाषा में लिखा है ये कविता कि मेरो मन बड़ो मैनेजर। अब आगे की लाइनें ख्याल नहीं आ रही हैं। करत सब कुछ मैनेज है, मेरो मन बड़ो मैनेजर,
करद सब कुछ मैनेज है, कभी वो सुनाएंगे। तो मन क्या है? मन एक मैनेज करने का मैकेनिज्म है, जो चीज़ों को मैनेज करना चाहता है। कैसे मैनेज करना चाहता है? अपने पक्ष में, अपने फेवर में। अनुकूलन, मन जो है अनुकूलन का एक प्रयास है। तो अनुकूलन किसका करना है? परिस्थितियों का। किसके अनुकूल लाना है? अपनी धारणाओं के। जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं, जो हमारी फेवरेबल धारणाएं हैं, उसके अनुकूल चीज़ों को लेके आना है। वह प्रोसेस जो है मन है। तो अलर्ट बोलने से उसकी जो वह धारा तो टूट जाती है, जो बेहोश धाराएं चल रही हैं बहुत सारी, वह तो टूट जाती है। इमरजेंसी मतलब कम से कम यहाँ आ जाता है, हियर एंड नाउ में तो आ जाता है, लेकिन हियर एंड नाउ में कुछ कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है। अलर्ट में, हियर एंड नाउ में सर्च कर रहा होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हो रहा है, यह क्या है, वह क्या है ना। एनालाइजेशन करेगा, मीमांसा करेगा, सर्च करेगा, कुछ कैटेगराइज करेगा चीज़ों को। वहाँ चेष्टा और एफर्ट शामिल है। लेकिन जागरण का कुछ गुणधर्म तो है। वह जो हैकिंग थी, बेहोश बात थी, बेहोश प्रवाह था, वह तो नहीं है। यह प्रवाह है, प्रवाह के साथ एसोसिएशन भी है, लेकिन थोड़ी सजगता भी है। और अवेयर का अर्थ है वह तुम्हारा स्वभाव है। अवेयरनेस जो है वो हमारा स्वभाव है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते और सब कुछ जाना जा रहा होता है। वह एफर्टलेसनेस है। एफर्टलेसनेस है। एफर्टलेसनेस मतलब अंतर के तल तक एफर्टलेसनेस है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं फ्लोट भी नहीं हो रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही है तो सजगता हो जाएगी, वह अवेयरनेस हो जाएगी। हमारी कॉन्शियसनेस यदि कहीं भी नहीं जा रही है तो सजगता हो जाएगी। तो ये सजगता, एफर्टलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ही होता है एफर्टलेस, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि वो अवेयरनेस लाने के लिए मन कोशिश करता है। मन की कोशिश से अवेयरनेस नहीं आती, मन की कोशिश से अलर्टनेस आती है। हालांकि वो मन की उस बेहोश अवस्था से अच्छी अवस्था है। तो जब प्रयास रहित सजगता होगी, एफर्टलेस अवेयरनेस होगी, मतलब अवेयरनेस का मतलब ही एफर्टलेस। कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर किसी इंद्री पे तुम ज़्यादा कुछ ऊर्जा डालोगे नहीं, अपनी बीइंग को वहाँ इन्वॉल्व करोगे नहीं, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ इन्वॉल्व करोगे नहीं। अब यदि तुम कोई भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो तो संबंधित इंद्री पर अपनी सारी चेतना को डाइवर्ट कर देते हो। किसी संबंधित इंद्री पर अपनी सारी चेतना को डाइवर्ट कर देते हो। अब सारी तो नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम हो जाती है। बाकी इंद्रियों में भी कुछ ना कुछ जो है ऊर्जा जाएगी, कॉन्शियसनेस जाएगी, लेकिन उस में जो है ज़्यादा चली जाएगी। वह इंद्री लीड कर रही होगी, मतलब इक्वानिमिटी वहाँ नहीं रही, समता वहाँ पर भंग हो गई, समता भंग हो गई। सारे सेंसेस सहज नहीं है। सहज का मतलब साइमल्टेनियसली एक्टिव, अपने आप प्रति संवेदन से नहीं चल रहे हैं। इसमें तुम शामिल हो गए हो, मतलब तुम्हारा मन शामिल हो गया। तुम्हारा मन का अर्थ तुम ही मन हो, तो तुम ही शामिल हो गए। तुम उसमें शामिल हो गए हो तो वहाँ अवेयरनेस नहीं रह पाती। किसी जगह पर तुम ज़्यादा अवेयर हो और किसी जगह पर तुम कम, मतलब असहज स्थिति है। यह प्रतिसंवेदन में क्या होता है? प्रतिसंवेदन में भी कई बार ऐसा होगा कि किसी इंद्री का ज़्यादा प्रयोग होगा, लेकिन वहाँ कुछ मिरेकुलस होता है, कुछ चमत्कारिक होता है कि उसके बावजूद तुम्हारी अवेयरनेस का तल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अवेयरनेस बैक में कंप्लीट रहती है। किसी इंद्री में तुम जो है कुछ एफर्ट तुम्हारे अपने आप जा रहे हैं, तुम डाल नहीं रहे हो, अपने आप जा रहे हैं और तुम दूर कहीं से जान रहे हो। कोई इंद्री अचानक ज़्यादा सजगता से कुछ कर पा रही है,
और सारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा सजग हो गई हैं। प्रकृति संवेदन में सारी इंद्रियां बहुत सजग हो जाती है, किसी इंद्रिय की तरफ थोड़ा एम्फेसिस बढ़ भी जाता है, लेकिन वहाँ सजगता कुछ ज़्यादा ही होती है। दूर से उसे जाना भी जा रहा होता है। तो सजगता के उस तल को पाना है ना, सजगता के उस तल को पाना है, क्योंकि अभी सजगता के कुछ ग्लिम्स भी आते हैं, तो पूर्ण सजगता तो होती ही नहीं है। वह पूर्ण सजगता तो एक बात ही अलग है। इसलिए साधना में ग्रेजुअल ग्रोथ की भी बात होती है कि सजगता बीच बीच में आती है, लेकिन आंशिक आती है जाती है। तो ग्रेजुअल ग्रोथ जैसी बात हुई, थोड़ी देर के लिए आई, फिर चली गई, फिर वो अगली बार आई, अगली बार शायद थोड़े और ड्यूरेशन बढ़ गया, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया ना, तो वह ग्रेजुअल ग्रोथ ही कहलाएगी ना। तो ग्रेजुअल ग्रोथ है, इस हिसाब से ग्रेजुअल ग्रोथ है। एक तो उसकी डेंसिटी डेप्थ भी बढ़ रही है, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है अवेयरनेस का। तो साधना से वह स्थिति धीरे धीरे बनती है, तो इसलिए ग्रेजुअल ग्रोथ जैसी बात भी होती है। और छलांग लगेगी, छलांग लगेगी का अर्थ है कि फिर वो बात बन गई, वह अल्टीमेट जो अवेयरनेस है, जो जैसी होनी चाहिए वैसी अवेयरनेस है, और उसमें कंसिस्टेंसी है, वह स्वभावगत हो गई, सहज हो गई, पूरे जीवन में फैल गई। तो जब पूरे जीवन में फैल जाएगी तो वहाँ पर समय नहीं होगा। अभी तुम थोड़े थोड़ा एक डुबकी मारते हो जिसमें समय का बोध थोड़ा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, समय का बोध थोड़ा सा पतला हो जाता है। जब भी सजगता बढ़ती है तो समय का बोध कम हो जाता है। सहज सजगता की बात हो रही है। इस रिट्रीट में अनुभव कर रहे हो ना कि जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सजगता है, सहज सजगता है। पूर्ण गहराई में शायद ना भी हो, लेकिन है, इसलिए समय का बोध नहीं है, समय का गुणा भाग नहीं, समय का बोध कम हो गया है। और यदि पूर्ण सजगता हो जाएगी, फुल ऑफ अवेयरनेस हो जाएगी, जो हमारी स्वभावगत है, जैसी होनी चाहिए, तो वहां पर जो है समय का बोध होगा ही नहीं, समय वहां नहीं होता। समय के पार निकल जाते हैं, स्पेस के भी पार निकल जाते हैं, टाइम एंड स्पेस, देश काल, दोनों के पार हो जाते हैं। और दोनों के पार जब निकलते हैं तो वही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? भ्रमों से मुक्ति ही मुक्ति है ना, और कोई मुक्ति थोड़ी ना है। देश काल के भ्रम हमारे गढ़े हुए हैं, हम अपने गढ़े हुए भ्रमों से बाहर हो जाते हैं, और वही मुक्ति। सारे भ्रम हमारे गढ़े हुए हैं, और इन भ्रमों को बनाए रखने के लिए हम सतत चेष्टा करते रहते हैं। हमारे एफर्ट्स जो है कंसिस्टेंस हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है। अपने इल्यूजन्स को जिंदा रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए। और यही माया है कि हम अपने झूठ को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और सारे झूठ हमारे खुद के बनाए हुए हैं। यही तो माया है, किसी और ने नहीं बनाए, हमारे बनाए हुए, हम नहीं पाले पोसे हैं। सारे इल्यूजन्स सेल्फ क्रिएटेड हैं, और हम उनको जो है सरवाइव करते रहते हैं, उनकी फीडिंग करते रहते हैं, और उनको सरवाइव करते रहते हैं। हमारी चेष्टा है उनको सरवाइव करने की, क्योंकि उन झूठों के सहारे हमें लगता है कि हम कुछ हैं। उन झूठों के सहारे कोई इल्यूजनरी बीइंग भी बन गई है ना। ये जो इल्यूजन्स हैं, ग्रुप ऑफ इल्यूजन हैं, इस ग्रुप ऑफ इल्यूजन जो सरवाइव कर रहा है वह किसी परिधि में कर रहा है, किसी सर्कल में, बहुत सारी परिधि है, उन परिधियों में ये चीजें सरवाइव कर रही हैं। तो उन परिधियों के बीच में कोई केंद्र भी तो आ गया है। केंद्र तो एक भ्रमात्मक है ना, भ्रमात्मक सर्कल है, तो उसके बीच में भ्रमात्मक केंद्र भी होगा, है ना, एग्जिस्ट तो करेगा ना। तो बोले वो भ्रमात्मक है, लेकिन कुछ वहां हो तो रहा है, ऊर्जाओं की गतियां तो हैं। इल्यूजन्स जो है, इल्यूजन्स का मतलब वह कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। इल्यूजन्स का मतलब कुछ ऊर्जा तो वहां डाइवर्टेड है ना,
कुछ चल तो रहा है ना, जबरदस्ती का चल रहा है, असहज चल रहा है, कॉस्मिक रिदम के खिलाफ चल रहा है। कॉस्मिक रिदम में चलेगा तो कुछ और बात होगी, उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। वह स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सेल्फ मेड हैं, मतलब जो कॉस्मिक रिदम की ऊर्जा को तुमने डाइवर्ट करके किसी और काम में लगा दिया है और वहां इल्यूजन बन रही है, वह इल्यूजन बन रहा है। तुम कॉस्मिक जो रिदम है, कॉस्मिक रिदम की जो भी ऊर्जाएं हैं, जो उन ऊर्जाओं को तुम डाइवर्ट कर रहे हो, लगातार डाइवर्ट कर रहे हो और दूसरे स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व कर रहे हो जो तुम्हारे सेल्फ मेड स्ट्रक्चर्स हैं। सारी धारणाएं यही हैं। तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ खड़े हो। तुम्हारी धारणाओं का मतलब है कि तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ खड़े हो। तुम अपनी कोई रिदम निर्मित करना चाहते हो, तुम अपनी कोई रिदम निर्मित करना चाहते हो। तुम्हारे सारे इल्यूजन्स जो हैं इस बात का प्रयास है कि तुम अपनी रिदम परमात्मा के खिलाफ खड़े करना चाहते हो। तुम्हारी मैं की घोषणा जो है परमात्मा के खिलाफ है। तुम कहते हो मैं कुछ हूं, तो तुम किससे कहते हो? इससे, ए से, बी से, सी से नहीं, तुम परमात्मा से कहते हो कि मैं कुछ हूं। तुम होगे कुछ, लेकिन मैं भी कुछ हूं, है ना? और तुम उसकी कॉस्मिक रिदम को जो है सपोर्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तुम चाहते हो कि उसमें बदलाव करो, तुम उसमें बदलाव के लिए सतत प्रयासरत हो। तुम उसके खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ लगातार प्रयासरत हो। लगातार प्रयासरत होने से कारण तुम्हारी कोई बीइंग खड़ी होती है, इल्यूजनरी बीइंग, भ्रमात्मक सत्ता खड़ी होती है, अहंकार खड़ा होता है, अहम खड़ा होता है। क्योंकि इतनी सारी चेष्टाओं के बीच में कोई केंद्र तो आ ही जाएगा ना। बगैर केंद्र के चेष्टाएं होंगी क्या? चेष्टाओं के बीच में केंद्र अपने आप आ जाएगा। यही तो माया है। उन चेष्टाओं से वो केंद्र पैदा होता है और वो केंद्र परमात्मा के खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं अंत तक केंद्र विसर्जित होना चाहिए। वह केंद्र जो है ना, कुछ उसको केंद्र को कहते हैं हाँ साक्षी, कुछ कहते हैं आत्मा। हम कहते हैं आत्मा जानी चाहिए। आत्मा बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, जानी चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है परम तत्व के खिलाफ खड़ी है ना। भाई कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, किसी सेपरेशन में है, तो परम तत्व के खिलाफ ही तो एग्जिस्ट करेगी ना। परम तत्व का अर्थ है कि दूसरा है ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि हम कुछ हैं। भले आत्मिक रूप से भी तुम कह रहे हो कि हम कुछ हैं। कुछ हैं का मतलब किसके खिलाफ खड़े हो? तुम पूरे अस्तित्व के खिलाफ हो तुम, कि तुम भी कुछ हो और अस्तित्व कुछ भी कुछ है। मतलब दो हैं, एक तुम हो, एक अस्तित्व है। तो आत्मा जो है परम तत्व के खिलाफ ही तो होगी ना, किसी आगे के तल पे जाके होगी, लेकिन है तो खिलाफ ना। तो ये मैं जो है, मैं जब थोड़ा हल्का होता है ना, मैं जब हल्का होता है तो विलीन हो जाता है। किसमें विलीन हो जाता है? आत्मा में। मतलब अहंकार गया नहीं है, अहंकार फैल गया है, थोड़ा विस्तारित हो गया है। विस्तारित हो गया है तो वह आत्मा हो जाता है। मैं हट गया, अब हूं रह जाता है, इजनेस रह जाती है, तो वह आत्मा है तो सेपरेशन ही ना। इजनेस और डाइल्यूट होगी ना, उसमें आग्रह, दुराग्रह, एक्सरसाइज, एफर्ट्स और कम हो जाएंगे। वो थोड़ा थोड़ा कॉस्मिक रिदम के आसपास हो जाएगा, लेकिन उसमें भी तुम ना कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हो। तुम अब पूरे कॉस्मॉस को मैनेज करना चाहते हो, इसमें तुम अपने छोटे मोटे सेपरेशन को मैनेज करने की कोशिश करते हो अहंकार में, है ना। तुम अपने घर, परिवार, दोस्ती, यार, बैंक बैलेंस, पैसा, धन, राजनीति, यश, प्रतिष्ठा, इसको मैनेज करना चाहते हो, छोटे मोटे दायरे को मैनेज करना चाहते हो, तो वह अहंकार है ना। अब तुम मानवता और इसकी उसकी बात करने लगते हो, प्रेम की बात करते हो, दया धर्म की बात करने लगते हो, तो थोड़ा आत्मा वाले अहंकार में आ गए। उसको हम अहंकार ही कहना पसंद करेंगे, वो आत्मा वाला अहंकार है ना। और वह जब और थिन होगा और डिसॉल्व होगा तो परमात्मा वाला अहंकार, तुम पूरे कॉस्मॉस को जो है मैनेज करना चाहोगे। हो सकता है उसे करुणा भी कहा जाता है तो सेपरेशन। परमात्मा किसी
परम तत्व के खिलाफ है। परमात्मा तुम होते हो, उत्थान होकर के तुम परमात्मा हो जाओगे। तो परमात्मा हो गए मतलब मुक्त हो, परम हो गए क्या? परम आत्मा हो, परम मुक्त नहीं हो। आत्मा थोड़ी परम हो गई, लेकिन है आत्मा ही, थोड़ी बड़ी हो गई आत्मा, लेकिन सेपरेशन है, कहीं कोई सेंटर है उसका। और तुम करुणावान होगे, सबके साथ वननेस फील करोगे, सबके मंगल का कल्याण की कामना करोगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन परिपूर्ण मुक्ति नहीं है वहां तुम्हारी सजगता काफी आगे निकल जाएगी। लेकिन वह सजगता जो है किसी केंद्र को फॉलो कर रही होगी, किसी केंद्र से कहीं ना कहीं ऑपरेटेड हो रही होगी, कहीं ना कहीं मैनेज हो रही होगी, है ना। और वह भी जब डिजॉल्व हो जाएगी तो सजगता जो है वह क्या हो जाएगी? परम चैतन्य। परम चैतन्य अवेयरनेस को बढ़ते बढ़ते क्या हो जाना चाहिए? परम चैतन्य। वहाँ कोई केंद्र ही नहीं बचा, और सारे केंद्र उसी के भीतर है। वहाँ कोई केंद्र बचा नहीं, और सारे केंद्र उसी के भीतर है। सारे केंद्र उसके खेल हैं, उसके होने का ढंग है। सारे केंद्र जो है उसके होने का ढंग है, वह एक खेल है। तो सजगता जो है कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? उस अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? परम चैतन्य। वह क्या है? परम चैतन्य। और अलर्टनेस का अर्थ होता है किसी केंद्र के सहारे जो है तुम अपनी आसपास की परिस्थितियों को जानते हो। वह अलर्टनेस जो है तुम्हें अपने केंद्र पर ले आता है। अलर्ट, अलर्ट। नाभि, नाभि पे चोट पड़ती है ना। जन्मे थे ना, नाभि से जुड़ी हुई थी ना मां से, मां के गर्भ से। तो केंद्र जो है नाभि है। केंद्र जो है नाभि है। तुम केंद्र पर आ जाते हो, अलर्ट, यानी तुम अपने केंद्र पर आ जाते हो, और यहां से तुम परिस्थितियों को समझते हो। परिस्थितियों को तुम जो है जांचते हो, सर्च करते हो। वहां पर एफर्ट शामिल है। एफर्ट यदि शामिल है तो वहां पर जो है बाकी सारी चीजें भी होंगी। मन भी शामिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं मन होगा पीछे, है ना। केंद्र है तो केंद्र के साथ समस्याएं रहेंगी। सेपरेशन होगा ही होगा। सेपरेशन का मतलब है वह जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ कुछ न कुछ करता रहेगा। सारा करना जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है, ये समझ लो। सारा करना, सारे एफर्ट्स जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है, और सारा प्रतिसंवेदन जो है कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। सारा प्रतिसंवेदन क्या है? प्रतिसंवेदन है कॉस्मिक रिदम के होने का ढंग, उसकी कोई तरंग। प्रतिसंवेदन क्या है? कॉस्मिक रिदम की कोई तरंग है। और सारे एफर्ट्स क्या हैं? कॉस्मिक रिदम के खिलाफ कोई क्रिएशन, अपनी रिदम क्रिएट करने की क्रिएशन। तो अलर्ट होकर के तुम जो है अपने उस केंद्र पर आते हो
जो सेपरेशन का आधार है। और अवेयर होकर के, अवेयरनेस में कहीं कोई केंद्र होता नहीं, वो स्वभावगत है। जाना जा रहा है, सब कुछ जाना जा रहा है, कुछ सर्चिंग नहीं हो रही है, कुछ सर्चिंग नहीं हो रही है, स्वभाव से जाना जा रहा है, कुछ ढूंढा नहीं जा रहा है, कुछ गलत है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं ढूंढा जा रहा है, सही है, गलत है, कुछ एनालाइजेशन नहीं हो रहा है उसमें। जानना हो रहा है, अपने से हो रहा है जानना, सब कुछ एक साथ जानना हो रहा है। समझना नहीं हो रहा है, जानना हो रहा है। समझने के लिए चीजों को तोड़ना पड़ता है, डुअलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, कैटेगराइज करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है, फिर किसी पूर्व धारणाओं के आधार पर उसको समझने की कोशिश की जाती है, पूरा संजाल खड़ा हो जाता है, पूरा संजाल खड़ा हो जाता है। अवेयरनेस में कहीं भी एफर्ट शामिल नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, सब कुछ जैसा का तैसा जाना जा रहा है स्वभाव से, और समझने की कोई कोशिश नहीं है। इसलिए हम सीधे उस स्तर पे भी ले जाने की कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझने की कोशिश मत करो। डोंट रिएक्ट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग। Everything is perfect. Just accept as it is. As it is, all kind of happenings. ये happenings क्या है? ये कॉस्मिक रिदम है, उसकी तरंगे हैं, उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लो। क्यों स्वीकार कर लो? क्योंकि वो परफेक्ट है। वो ऐसी क्यों है? क्योंकि ऐसी ही होनी चाहिए। और तुम कहते हो नहीं जी ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको मैनेज करेंगे, यहाँ गड़बड़ी है, वहाँ गड़बड़ी है, प्रयास करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ गड़बड़ है, नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए, है ना? उसे तुम बदलने की चेष्टा करते हो, उस बदलने की चेष्टा से तुम पैदा होते हो। करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता है नहीं, पैदा होता है। और यदि तुम करना बंद कर दो तो कर्ता गायब हो जाता है। अब कर्ता तुम्हारा सदा से कर्ता तुम्हारा बना हुआ है, मतलब तुम लगातार कर्ता को पैदा कर रहे हो। यही विशेष सर्कल है, तुम कर्ता को लगातार पैदा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो है लगातार एक्सरसाइज चल रही है, तुम मेंटली भीतर से लगातार एक्टिव हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार कुछ न कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। प्रोजेक्ट क्या है? कर्ता को जिंदा रखना है। सहकर्ता यानी कॉस्मिक रिदम के खिलाफ कुछ करने वाला। कर्ता यानी कौन है? जो कॉस्मिक रिदम को एक्सेप्ट न करके अपनी रिदम, अपना क्रिएशन करना चाहता है, और वह करता रहता है। कर्ता कुछ न कुछ करता रहता है, लगातार करता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना खुद का संसार है, कर करके वो अपना संसार बना लेता है ना? एक सृष्टि है, एक संसार है। सृष्टि एक ही है, संसार जितने लोग उतना संसार। किन्हीं दो व्यक्तियों के संसार एक जैसे नहीं होते। जितने व्यक्ति हैं उतने संसार हैं। जितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्तित्व हैं, हर व्यक्ति यूनिक है, क्योंकि उसका संसार यूनिक है, उसका क्रिएशन यूनिक है। मतलब वह स्पेशल डिजीज है। एक डिजीज के दो आदमी नहीं होते, हर व्यक्ति एक व्याधि है, और वह यूनिक व्याधि है, यूनिक डिसीज है। कोई दो डिजीज जो है इस किस्म के एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति नाम का डिजीज, इंडिविजुअलिटी नाम का डिजीज होता है ना,
तो दो जो है दो इंडिविजुअलिटी एक जैसी नहीं होती, मतलब दो उनके स्पेशल डिजीज होते हैं, वो दोनों डिजीज स्पेशल है। तुम्हारा होना एक व्याधि है, तुम एक व्याधि हो। तो अलर्ट तो है, अलर्ट एक सीढ़ी की तरह है। अलर्ट जो है एक सीढ़ी की तरह है। लेकिन अलर्ट के जाल में फंस नहीं जाना। अलर्ट में तुम केंद्र पर आते हो, केंद्र को पुष्ट नहीं करना है, केंद्र को विसर्जित करना है। अरे कम से कम केंद्र को पहचानो तो सही। बीमारी को का इलाज करने के लिए बीमारी को पहचानना तो पड़ेगा, निदान तो करना पड़ेगा, डायग्नोस तो करना पड़ेगा ना। विदाउट डायग्नोसिस उसका इलाज करोगे कैसे? हाउ यू ट्रीट? पहले डायग्नोस तो करना पड़ेगा। बीमारी है कहाँ, किसको बीमारी है, कौन है बीमार? बीमार को पहचानना तो पड़ेगा ना। बीमार को पहचानोगे तभी तो इलाज करोगे ना। और यहां बीमार ही बीमारी है मतलब उस बीमार को पहचान कर उस बीमार को डिजॉल्व करना है, क्योंकि बीमार जो है इसकी बीमारी ठीक नहीं होती, इसका होना ही बीमारी है। कोई बीमार है उसको बीमारी ऐसा सवाल नहीं है। बीमारी ही जो है वो एग्जिस्ट कर रही है सेपरेशन की तरह। किसी बीमार का इलाज नहीं करना है, बीमारी को डिजॉल्व करना है। और बीमारी जो है वही बीमार है, बीमार बीमारी है, बीमारी बीमार है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है ये दोनों। तो जब तुम्हारी बीमारी विसर्जित हो जाएगी, तुम्हारे मन के विकार विसर्जित हो जाएंगे, उसके बाद मन क्या करेगा? कहीं बैठ के गीत गा रहा होगा, मन होता ही नहीं है। उसके बाद तुम्हारे विकार विसर्जित हो गए तो मन कहीं होता नहीं है। फिर एक उपयोगिता, एक टूल की तरह रहता है। कभी जरूरत पड़ी तो उपयोग कर लिया, नहीं पड़ी तो डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि करने से मन पैदा होता है। कुछ जैसी करोगे तो मन आ जाएगा, करना बंद मन गायब। तो मन एक उपयोगिता है, बड़ी शार्प उपयोगिता है, बहुत शार्पनेस है। इतनी शानदार उपयोगिता है वह कि उपयोगिता ही हावी हो जाती है। वह स्टार्ट होती है तो उसमें ब्रेक नहीं लगता। फिर बड़ी सावधानी, बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस घटी तो वह जो है उसकी रेस चलती रहेगी, उसकी दौड़ भाग चलती रहेगी। बेहोशी का मतलब है दौड़ भाग चल रही है, होश का मतलब है ठहर जाना। सजगता, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या है? ठहर जाओ, ठहराव आ गया। मतलब मन नहीं रहा, दौड़ भाग, मन यानी दौड़ भाग, दौड़ भाग यानी मन, गति यानी मन, अगति यानी अमन। गतियां वहां पे रही नहीं, अगति की अवस्था, वह है अवेयरनेस। जहां फुल ऑफ अवेयरनेस है वहां कोई गति नहीं होती। हाँ, गतियों को जाना जा रहा होता है। ये गतियां भी खेल ही है उसका, तो गतियां खत्म नहीं होती। जो सृष्टिगत गतियां हैं वह तो चलती रहेंगी, सृष्टिगत गतियां तो चलती रहेंगी। गतियां ही गतियां हैं, पूरी सृष्टि गतियों के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम कुछ अलग गतियां पैदा करने की कोशिश करते हो। उन्हीं कॉस्मिक रिदम की गतियों को पे तुम दावा कर देते हो, कुछ गतियों पर कि ये मेरी गति है, मेरी गति है। उसको तुम मैनेज करने की कोशिश करते हो, कर नहीं पाते हो, कोशिश करते हो। कुछ गतियों पे तुम दावा कर देते हो कि ये गति मेरी है, ये गति मेरी है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। वो हो रहा है, तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ, वो हो रहा है, तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ। अरे तुम कहाँ से करोगे, वो तो हो रहा है। अनंत गतियों में कुछ गतियों पे तुम दावा कर देते हो कि ये मैं कर रहा हूँ। उन दावों से तुम पैदा हो जाते हो, तो तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग्स पैदा हो जाती है। सब हो रहा है, तुम उन गतियों पे अपना दावा क्यों करते हो कि यह मैं कर रहा हूं?
अरे तुम ना भी करके देखो, न करके देखो ना, वो सब होगा, अब तब भी होगा, तब भी होगा। तुम कहते हो कि मैं भोजन करता हूं, मैं खुद कमाता हूं, छोड़ के देख लो, भूख लगेगी, शरीर का मैकेनिज्म, कॉस्मिक रिदम अपने आप काम करेगी, अपने आप तुम भोजन ढूंढोगे, भोजन की व्यवस्था करोगे, अपने आप भोजन हो जाएगा। छोड़ के तो देखो तुम, या तो तुम रेजिस्ट करोगे, मैंने भोजन नहीं करना, मैंने उपवास करना है जी, यह भी तो वही तरीका है ना। तुम यह न करो और वह भी ना करो, कुछ ना करो, भूख होगी, भोजन अपने आप हो जाएगा, सहजता से हो जाएगा। पक्षी को भूख लगती है, उड़ के भोजन अपना तलाश लेता है, खा लेता है, वो पेट भर जाता है तो शांत होकर बैठ जाता है। कभी गीत गाने लगता है, कभी उड़ने लगता है, कभी बैठ जाता है, सब हो रहा है, प्रति संवेदन है, लेकिन वह सजगता का अभाव है। मनुष्य तुम हो गए हो, मनुष्य का अर्थ है अब सब जो होगा लेकिन सजगता से होगा। अब जो कुछ होगा सजगता से होगा। यही इस लेसन के लिए तुम यहां पर हो कि सब हो रहा है और सजगता से जाना जा रहा है। अब तुम हो तो गए हो, लेकिन सजगता प्रॉपर नहीं है, सजगता थोड़ी कम है, आधी अधूरी सी है। तो आधी अधूरी सजगता जो है, पशु में सजगता बहुत कम है, इसलिए पशु है। परम स्थिति में सजगता ही सजगता है, परम चैतन्य है। तुम बीच में कहीं फंसे फंसे हो, बीच में तुम कहीं फंसे फंसे हो। अब वह जो है, वह ऊर्जाएं, वह सजगता, वह क्षमताएं जो हैं किसी विरूप खेल में उलझ गई हैं, किसी विरूप खेल में उलझ गई हैं, और यह लीला है, कोई गलत कुछ नहीं है। विरूप खेल भी खेल का ही हिस्सा है, विरूप खेल भी खेल का हिस्सा है। विरूप तो हमारी सापेक्षिक भाषाएं हैं। तुम जो है रिदम के खिलाफ हो गए हो, और वह भी खेल का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि खेल का हिस्सा नहीं, वह भी खेल का हिस्सा है। अब लेसन इतना ही है कि विसंगीत की जगह संगीत हो जाए। तुम उल्टे सीधे जो गीत गाने की कोशिश कर रहे हो, वह विसर्जित होकर के, विसर्जित क्या हो जाए, मतलब तुम अपने प्रयास छोड़ दो, संगीत तो चल ही रहा है ना। कॉस्मिक रिदम का संगीत जो है वो तो है ही है, कॉस्मिक रिदम एक संगीत ही तो है। वह संगीत तो अपने आप में परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा ही है। तुम कहते हो नहीं जी इसमें ऐसा थोड़ा बदलाव करो, इसमें ऐसा बदलाव करो, ऐसा बदलाव करो, यह करो वह करो। तो यह जो चेष्टा है जैसी ठहर जाती है, उस ठहराव में जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है, और वहां पर जो है परम चैतन्य की अवस्था होती है, परम चैतन्य में ही है। परम चैतन्य का होने का ढंग है, परम चैतन्य के होने का ढंग है। अब जो परम चैतन्य के होने का ढंग है, लीला का जो हिस्सा है, उसमें जो पत्थर है, जीव है, जंतु है, वनस्पति है, शैवाल है, कवक है, नभचर है, थलचर है, उभयचर है, तरह तरह के जीव जंतु हैं। वहां पर सब हो रहा है, जाना नहीं जा रहा है। सब हो रहा है किंतु जाना नहीं जा रहा है, यह लीला का हिस्सा है ना। और मनुष्य होकर के सब हो रहा है, कुछ जाना जा रहा है, कुछ नहीं जाना जा रहा है, कुछ अंशतः जाना जा रहा है, आधा अधूरा जाना जा रहा है। तुम बेहोश हो जाते हो पशु वाले में, सब हो रहा है लेकिन जाना नहीं जा रहा है, तो पशु, थोड़े पशु हो जाते तुम। फिर हो सकता है सब हो रहा है, उसमें कुछ कुछ जाना जा रहा है, अंशतः जाना जा रहा है, मनुष्य हो गए। कभी कभी तुम पूरे पशु हो जाते हो, सब हो रहा है, कुछ जाना नहीं जा रहा है ना। और कभी कभी तुम मनुष्य हो जाते हो, सब हो रहा है, अंशतः जाना जा रहा है। और साधना किस बात की है, सब हो रहा है और सब जैसा का तैसा जाना जा रहा है, एज इट इज, एफर्टलेस नोइंग। मतलब वहां पर अवेयरनेस कंप्लीट हो गई, परम चैतन्य। अवेयरनेस अपने पीक पे जाएगी तो क्या हो जाएगी,
परम चैतन्य, सुपर कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस अपनी पीक पर जाकर क्या हो जाती है? सुपर कॉन्शियसनेस, परम चैतन्य। परम चैतन्य यानी फिर अपने मूल स्वरूप में आ गए। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, वही तो है ना। परम चैतन्य क्या है? अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, कुछ करता नहीं है वह। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, कुछ करता नहीं है, लेकिन होता सब उसी से है। वह कुछ कर नहीं रहा है और सारी सृष्टि उसी का खेल है, उसके होने का ढंग है। करता कुछ नहीं है और सारा करना उसी से निकला है। सारा खेल, सारा नृत्य उसी का ही होने का ढंग है और करता वो कुछ भी नहीं है। यह प्रति संवेदन है, यह सहजता है। मतलब तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ ना। सहजता तुम्हारा मूल स्वरूप है। जो परम तत्व है उसके होने का ढंग है सहजता, और तुम जो असहज हो रहे हो, परम तत्व के होने का ढंग है सहजता। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसा हो रहा है ना। और जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। सब कुछ रिदमिक है। अरे कॉस्मिक रिदम को देखो तो सही, सब कुछ रिदमिक है। पूरी सृष्टि में एक रिदम है भाई, एक संगीत है, देखो तो सही। संगीत है। सुबह होती है, शाम होती है, ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, पक्षी गीत गाते हैं, फूल खिलते हैं, फिर उनसे बीज निकल जाते हैं। वो बीज जो है कहीं फिर अंकुरित होते हैं, फिर फिर जो है पौधा बनते हैं, फिर फूल बन जाते हैं। सब कुछ रिदम में है, कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब ये जो है अपने आप को साबित करने के लिए सामने वाले को गलत तो साबित करना पड़ता है ना। यदि जो अपना सेपरेशन है उसको साबित करना है तो सामने वाले को गलत साबित करना पड़ता है। वही होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग रेजोनेंस में नहीं आते हैं। रेजोनेंस में नहीं आते हैं, रेजोनेंस में आ जाएंगे तो हम और वो एक हो जाएंगे, दो नहीं बचे। रेजोनेंस का क्या मतलब है? द्वैत नहीं बचा, एक हो गए ना। हम आपस में घुल मिल गए, एक हो गए। यही तो है, फैलना तो सीख रहे हैं ना। और रेजोनेंस में नहीं आया कोई तो वह क्या करेगा? विरोध करेगा, बातों को काटेगा, आलोचना करेगा, यह करेगा। क्यों? उसको लगेगा अरे मैं तो गायब हो जाऊंगा, मैं तो गायब हो जाऊंगा। रेजोनेंस में आया मतलब मैं तो बचूंगा ही नहीं ना। सरेंडर हो गया, घट गया, गुरु के चरणों में आ गया, सरेंडर घट गया। सरेंडर घट गया तो बचा कौन पीछे? पीछे कोई बचा ही नहीं, गायब हो गया। तो वहां पर जो है घबराहट होती है। सदगुरुओं की वाणियों से घबराहट भी बहुत होती है, क्योंकि रिजोनेंस बैठ रहा है मतलब तुम गायब हो रहे हो। तुम जो है धीरे धीरे गायब होते जा रहे हो और घबराहट होती है, भागो यहां से, अरे यहां से चलो, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ लोग तो बड़े सम्मोहित करते हैं, ये बड़ा सम्मोहन है इसमें, इनमें। हाँ, इनके संगत में आओ तो ऐसा लगता है हम हिप्नोटाइज हो गए, सम्मोहित हो गए। अरे तुम गायब हो रहे हो और कुछ नहीं। रेजोनेंस का मतलब तुम अलग से कुछ नहीं बचे, तुम समाविष्ट हो रहे हो। समाविष्ट होने में तुम्हारी सजगता बढ़ रही है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है, और तुम्हारी धारणाएं टूट रही हैं। और धारणाएं टूट रही हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम टूट रहे हो, कि तुम हो धारणाओं का जोड़। इसलिए तुम्हारे टूटने का डर होता है ना। जैन डंडा क्या तोड़फोड़ की निशानी है ना, तोड़फोड़। तो तुम टूटते हो ना, तुम्हें तोड़ा जा रहा है ना, तुम्हारी धारणाओं को थोड़ी तोड़ा जा रहा है, तुम्हें तोड़ा जा रहा है। तुम ही तो, धारणाओं का जोड़ तो तुम ही हो। तुम हो कौन? धारणाओं का जोड़। धारणाओं, पूर्वाग्रहों, इल्यूजन्स, इन सबका जोड़ तो तुम हो, और उन सबको तोड़ा जा रहा है। तो रेजोनेंस का मतलब है तुम जो है सुसाइडल मोड में आ गए, मतलब तुम जो है डिसॉल्व होने के लिए तैयार हो। रेजोनेंस का मतलब यह है पीछे कुछ बचेगा नहीं, पीछे कुछ बचेगा नहीं।
और तुम नहीं बचोगे तब क्या बचेगा? कॉस्मिक रिदम बचेगी, तत्वमसि वही बचेगा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तुम हो हलचल, तुम हो दौड़ भाग। जब तुम न रहे तो हलचल न रही, दौड़ भाग न रही, तो जो है वही रहेगा ना, परम तत्व ही रहेगा ना। यही तो लेसन है ना, यही तो लर्निंग है ना, इसलिए तो जन्म हुआ है ना, कि वहां पर सजगता परिपूर्ण हो जाएगी। मतलब तुम अपने मूल स्वरूप में आ गए, तुम ही हो गए वह परम तत्व। परम तत्व ही रह गया, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम जबरदस्ती अपनी घोषणा कर रहे हो, अरे वही है। तुम कभी टूटे ही नहीं हो, तुम कभी टूटे ही नहीं हो, और तुम घोषणा करते हो नहीं जी मैं अलग हूं, मैं यह हूं। और मैं यह हूं का मतलब तुम परम तत्व नहीं हो। और सत्य क्या है कि परम तत्व ही, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भ्रम क्यों है? क्योंकि लीला का हिस्सा है, होना चाहिए इसलिए है। ये भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि पैदा होना चाहिए, तभी तो लीला चलेगी। खेल का हिस्सा है। खेल जो है बगैर भ्रमों के खेल हो ही नहीं सकता। खेल में सेपरेशन बहुत जरूरी है, बगैर सेपरेशन के खेल हो सकता है? टीम में टीम बी बिल्कुल सेपरेशन नहीं जी, हम टीम बी वाले हैं, टीम ए वाले नहीं है। सेपरेशन, सेपरेशन के साथ वो खेलेगा। मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा, दूसरे की टीम के लिए थोड़ी ना खेलूंगा। मैं ऐसी बॉल थोड़ी ना फेंकूंगा कि अगला छक्का लगा दे। मैं ऐसी बॉल तो फेंकूंगा नहीं ना कि अगला छक्का लगा दे। तो मैं तो अपनी टीम के खिलाफ चला गया ना। ऐसे ही फिर अपना बहुत सारे खेल हैं, इंडिविजुअल्स, अपने इंडिविजुअल के लिए करना है। वो एक राजा ने सपना देखा, सपना देखा कि उसमें जो है उसने देखा कि रानी बोलती है कि मैं वस्तुतः तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं स्वयं से प्रेम करती हूं, इसलिए तुमसे प्रेम करती हूं। तुम मेरे संरक्षण में उपयोगी हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करती हूं। ऐसा उसने सपना देखा और रात में छटपटा के उठ के बैठ गया। उसने देखा रानी भी उसी में छटपटा के उठ के बैठी है। और राजा ने कहा कि मैंने ऐसा सपना देखा है। रानी कहती संयोग की बात है, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा है कि तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, वस्तुतः मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, और तुम मुझे मेरे लिए सहयोगी हो, तुम मेरे लिए सहयोगी हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो सारे प्रेम किस लिए हैं? तुम किसी के सहयोगी हो इसलिए प्रेम है, सहयोगी नहीं हो तो प्रेम नहीं है। यह इंडिविजुअलिटी है। यह प्रेम कौन सा प्रेम है? यह कोई प्रेम है? यह कोई सौदा है, हिसाब किताब है? तो उसको प्रेम का जामा दे दिया गया है। प्रेम जो कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम एक सहज सौम्य अवस्था भर मात्र है, सहज और सौम्य अवस्था है, वह प्रेम है। बाकी कोई प्रेम वेम नहीं होता है। जो प्रेम व्रेम कहते हैं ना, ये प्रेम व्रेम नहीं होता, सब वासनाएं होती हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, उससे कुछ बनने वाली बात है नहीं। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन डिसॉल्व होता है अवेयरनेस के साथ में। अलर्टनेस में तुम केंद्र पर आ जाते हो, मतलब सेपरेशन है, तो अपने सेपरेशन के केंद्र पर आ जाते हो अलर्टनेस में। और अवेयरनेस में तुम्हारा केंद्र डिसॉल्व होने लगता है। तो पहले बीमार तक पहुंचा जाता है, अलर्ट, फिर बोलते हैं बीमार,
बीमारी को छोड़ते कोई मिटा देते हैं, बीमार को ही खत्म कर देते। बीमारी नहीं, जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ, बीमार को मिटा दो, बीमारी चली जाएगी, बीमारी नहीं बचेगी। अब बीमार रहेगा तो फिर बीमार होने के चांसेस हैं उसके। यहाँ दरअसल दो है ही नहीं, बीमार ही बीमारी है, बीमारी बीमार है। ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि बीमारी दूर हो गई अब वो पीछे कोई बचा है, पीछे कोई बचता ही नहीं। बीमारी गई तो पीछे कोई बचता ही नहीं, क्योंकि वो बीमार ही बीमारी है। तो जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वह केंद्र विसर्जित होता चला जाएगा। बीमार और बीमारी दोनों चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये विधि दी हुई है ना, अचानक एक्सेल। अचानक का मतलब क्या है? तुम क्यों अलर्ट हो गए ना? अचानक का क्या मतलब है? अचानक, अलर्ट, एक्सेल, रिलैक्स, अवेयरनेस। केंद्र पे आए और रिलैक्स, मतलब उसको डंडा मारा, केंद्र को हथौड़ा मारा, चूर चूर हो जाए। छाल आया मतलब अलर्ट हो गए। एक्सेल मतलब रिलैक्स, सब छोड़ दिया, मतलब उस केंद्र तक पहुंचे और केंद्र को छोड़ दिया, केंद्र को जाने दो। ये इस विधि परम विधि कहा है ना हमने, इससे छोटी सी विधि दी है। इसके बारे में 25 से ज़्यादा वीडियो में चर्चा हो चुकी है, लंबी लंबी चर्चा, हर आयाम पे चर्चा हो रही है, क्योंकि ये महानतम विधि है, बड़ी छोटी सी विधि है। समझ लो इसको तो ये अकेली विधि है, तुम्हें तार देगी, बुद्ध और महावीर और शिव की हैसियत पे पहुंचा देगी, अकेली विधि। इसके लिए किसी आसन की जरूरत नहीं है, किसी ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार क्या क्या वो उल्टी सीधी चीज़ है, किसी चीज़ की कोई जरूरत ही नहीं है। यम नियम क्या क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। बस अचानक एक्सेल। कहाँ से एक्सेल? तुम जहाँ खड़े हो वहीं से एक्सेल। उसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी, मन को मौका नहीं देना है, मन को अवसर बिल्कुल नहीं देना है, कोई समय नहीं देना है, समय वाला बात ही नहीं। पहले ही क्षण में समय के बाहर छलांगे, मैनेजमेंट के बाहर छलांगे कि यह विधि है जी, इस विधि का पालन करेंगे, ऐसा वैसा। यह विधि ऐसी विधि है जो विधि जैसी विधि नहीं है, लेकिन विधि है। बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ना, आए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है। अचानक एक्सेल, अचानक केंद्र पे आ गए, अचानक यानी केंद्र पर आ गए, नाभि पे आ गए, एक्सेल। तो नाभि से ही एक्सेल होगा ना, नाभि पे आए अचानक और एक्सेल, पूरी नाभि खाली हो जाएगी, नाभि हिलेगी ना, हारा सेंटर तक जाएगी ना, एक्सेल, सब कुछ खाली हो जाएगा ना। सबसे ज़्यादा वहाँ क्या है नाभि में? भय, फियर, है ना। और सारी पकड़ कौन बनाता है? भय बनाता है। लोभ, धन की पकड़ कौन बनाता है? फियर। पद प्रतिष्ठा, उसको बचाना कौन चाहता है? बचाने की प्रक्रिया क्या है? फियर, है ना। तो तुम जो है उन जड़ों पे पहुंच जाते हो, जड़ों में जो जड़ों की समस्या है उसको क्या कहते हो? एक्सेल। अचानक एक्सेल, बगैर तैयारी की, तैयारी नहीं करने की कि पहले इनहेल कर लूँगा उसके बाद एक्सेल कर लूँगा, मामला ही गड़बड़ हो गया, नुकसान ही नुकसान, फायदे का कोई रोल ही नहीं है। तुम नुकसान और फायदे की भाषा समझते हो ना, इसलिए तो बोलना पड़ेगा नुकसान फायदा। क्यों? मन घुसा दिया ना तुमने, तैयारी घुसा दी, समय घुसा दिया, सारी समस्याएं प्रवेश करवा दी। अचानक एक्सेल का ख्याल आते आते तक एक्सेल हो चुका होना चाहिए, क्योंकि ख्याल समय लेता है, तब तक एक्सेल हो चुका है, समय के घुसने के पहले एक्सेल हो चुका होगा। तुम जहाँ से हो 10% भीतर श्वास बची होगी तो 10% ही एक्सेल करोगे, उसको पहले खींचोगे नहीं। 5% बची होगी तो 5% एक्सेल करोगे, कुछ ना कुछ बची रहती, तो कोई तुम्हारी श्वास जो है ना सहज श्वास तो है नहीं, तुम पूरा एक्सेल तो तुमसे होता नहीं है, तुम्हारे पेट में श्वास भरी पड़ी रहती है,
तुम्हारी सांस तो कई जगह खिल होगी, वहाँ से आती जाती है। कहाँ से आती जाती है? छाती से सांस लेते हैं, छाती ऊपर नीचे होती है, सांस लेते हैं ना। इतने एबनॉर्मल लोग हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से छाती ऊपर नीचे होती है उनकी। गजब के लोग हैं भाई। सांस लेते हैं, छाती ऊपर नीचे होती है। फिर श्वास तो नाभि तक तो जानी चाहिए ना, नाभि के भी नीचे जाती है, हारा केंद्र तक जाती है। श्वास तो वहाँ तक जानी चाहिए ना, अपने आप जानी चाहिए। और वहीं से तो एक्सेल होगा ना, नाभि से एक्सेल होना चाहिए ना, तभी तो संगीत बराबर चलेगा ना, रिदम पूरी होनी चाहिए ना। आधी अधूरी रिदम को जीना चाहते हो तुम जो है आधी अधूरी रिदम को जी रहे हो, बेहोशी में, अवेयरनेस है ही नहीं, होश ही नहीं है तुम्हें, अवेयरनेस है ही नहीं। तुम आधी अधूरी रिदम को जी रहे हो। छाती से सांस चल रही है, इधर से सांस चल रही है, उधर से सांस चल रही है, वो जल्दी जल्दी सांस चल रही होती है। अरे इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों चलना चाहिए? सांस तो बड़ी सहज होती है, बड़े आराम से आती है, हैं? बड़े आराम से चलती है सांस। तुम्हारी धक्का धक चल रही होती है, छाती उड़ गिर रही है। इतनी असहजता में जी रहे हो, इतनी असहजता में जी रहे हो, इतनी व्यग्रता में जी रहे हो, इतनी बेचैनी में जी रहे हो। जरूर तुम कुछ करना चाहते हो, जरूर तुम कुछ कर रहे हो, और जरूर तुम ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम सफल नहीं हो रहे, इसलिए बेव्यग्रता और बेचैनी। तुम कर रहे हो और हार भी रहे हो, लेकिन हार मान नहीं रहे हो, तुम कर ही रहे हो। तुम लगातार हार रहे हो जीवन में, कर करके हार रहे हो, लेकिन तुम हार मान नहीं रहे हो और करते चले जा रहे हो। तुम कहते हो कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा, कभी ना कभी मैं जीतूंगा, जरूर जीतूंगा, और पूरा इतिहास बोलता है कि तुम सिर्फ हारे ही हारे हो, तुम जीते कभी हो ही नहीं। और अंदर से तुम्हें पता है तुम हारते ही जा रहे हो, हारते ही जा रहे हो, इसलिए व्यग्रता है, बेचैनी है। वो व्यग्रता बेचैनी जो है झलकती है, श्वास जो है उथली उथली श्वास चलती है। सहजता जीवन में है नहीं, श्वास नाभि के गहरे केंद्रों तक जाती नहीं। तुम किसी भी संगीत में उलझे हो, संगीत तुम्हारे जीवन में है नहीं। अरे सबसे बड़ा संगीत तो श्वासों का संगीत है। सुन लेते हो, श्वासों की माला पे लिख दूं तेरा नाम, ऐसा कुछ कुछ है ना, है ना। और सांसों की माला कहाँ, बोले यहाँ छाती से चल रही है। सांसों के साथ बोले शब्द जोड़ दो। अरे सांसों के साथ शब्द जोड़ के क्या हो जाएगा? अरे सांसों को सहज रहने दो, तुम अपने प्रयास हटा लो। तुम्हारे प्रयास जो है असहजता पैदा कर रहे हैं। तुम करना चाहते हो, कुछ मैनेज करना चाहते हो, कुछ सुधारना चाहते हो, तुम कॉस्मिक रिदम को गड़बड़ करना चाहते हो, तो वो गड़बड़ मानते हो, तुम अपनी रिदम वहाँ पे लाना चाहते हो, तुम उसे सुधारना चाहते हो, तुम कॉस्मिक रिदम को सुधारना चाहते हो। तुम इंटेलिजेंट हो, परमात्मा बेवकूफ़ है, गधा है। परमात्मा को तुम्हारे चरण छूने चाहिए, तुमसे कहना चाहिए गुरुजी, सदगुरु जी कुछ समझाइए, सिखाइए हमें। हमने कॉस्मिक पूरा कॉस्मॉस क्रिएट किया है, हमें चलाते नहीं आता, सब गड़बड़ झाला है, आप ठीक कर दो। हाँ, परमात्मा को आपके चरण गहने चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, साष्टांग करना चाहिए, प्रभु जी कृपा करो, हमारे पास अकल वकल है नहीं, पूरा कॉस्मॉस है और उसमें रिदम है नहीं, और आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कॉस्मॉस की रिदम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, हमें अपने चरण में ले लो और जो है कॉस्मॉस की रिदम सुधार दो। वही तो व्यग्रता है तुम्हारी, वही तो बेचैनी है। तुम इंतजार कर रहे हो कि कब परमात्मा आएगा और कब मेरे पैरों में पड़ेगा, कब रिक्वेस्ट करेगा। परमात्मा आता नहीं है, कभी पैरों में पड़ा नहीं तुम्हारे, तुमसे रिक्वेस्ट करे कि हाँ तुम महान हो, तुम परम ज्ञानी हो, तुम ही हो जो कॉस्मॉस की रिदम सुधार सकते हो। और कॉस्मॉस की रिदम गड़बड़ है क्योंकि हम बेअकल थे, हम कॉस्मॉस बनाया लेकिन उसकी रिदम हम बना नहीं पाए, गड़बड़ हो गई। अब तुम पैदा हो गए हो, हम परमात्मा है तो तुम हमसे बड़े वाले कोई होगे कोई। तो सदगुरु जी अपने शरण में ले लो,
और ज्ञान दे दो ताकि हम कॉस्मोस के रिदम को ठीक कर सकें। प्रतीक्षा कर रहे हो, परमात्मा आता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, तो तुम्हारे अंदर की बेचैनी बढ़ती जाती है। तुम उस बेचैनी को नाम देते हो, फलाने के कारण है जी, ढिकाने के कारण है जी, या ऐसा हो गया था जी, यहाँ नुकसान हो गया था, यहाँ फ़ायदा हो गया था, रिश्तेदार गड़बड़ कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गड़बड़ कर रहा है, गर्लफ्रेंड गड़बड़ कर रही है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, तुम इधर उधर नाम देते हो। मामला कुछ और है। तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई परमात्मा है, वो आएगा, प्रकट होगा, मेरे चरणों पे लौटेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा और स्वीकार करेगा कि मैं ही महाज्ञानी हूँ और वह गधा है, उसके अक्ल नहीं है, और तुम्हारी शरण में आएगा, तुम परितृप्त हो जाओगे कि हाँ अब आया बेटा, चल तुझे सिखाते हैं कॉस्मिक रिदम कैसी होनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? कॉस्मिक रिदम को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम कर क्या रहे हो? तुम यही तो कह रहे हो ना कि परमात्मा बेवकूफ़ है, गधा है, उसे आता नहीं, मैं सुधारता हूँ, मैं सुधार के बताता हूँ। और तुम कर करके हार रहे हो, लगातार हार रहे हो, लगातार हार रहे हो तुम कर करके, लेकिन ठहरते नहीं हो। तुम ठहरते नहीं हो, तुम्हारी कोशिश चलती रहती है। तुम हार हार के भी तुम जो स्वीकार नहीं करते कि तुम हार रहे हो, और तुम कोशिश करते रहते हो। तुम्हें लगता नहीं आज नहीं, वह कल तक तो हो ही जाएगा, कल तो एक कॉस्मिक रिदम में अपने हिसाब से सेट कर लूंगा, सेट कर लूंगा बिल्कुल। आज नहीं हुआ ना, कल तो हो ही जाएगा। उस कल की उम्मीद में तुम लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, थके हारे तुम लगे हुए हो। देखो ना तुम अपने आप को, कितने थके हारे हो, उसके बाद में भी तुम लगे हुए हो कि शायद कल हो जाएगा, शायद कल हो जाएगा। कल पे तुम उम्मीद छोड़े हो, अरे बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। हाँ, तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, शायद कल ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में तो उस याद में जी रहे हो कि नहीं नहीं ये घाटा हो गया, अब कल फायदा हो जाएगा। इस उम्मीद में तुम लगे हुए हो ना। गुणाभाग सारे क्या है? कल ठीक हो जाएगा। सारे गुणाभाग ठीक करने के गुणाभाग है ना, और यह ठीक कुछ होता नहीं, इस सृष्टि का नियम नहीं है या कुछ ठीक होगा। तुम्हारे अनुरूप कभी ठीक नहीं होगा। इस सृष्टि में तुम्हारे अनुरूप कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां सब कुछ ठीक है ही। वह अपने आप में ठीक है। तुम्हारे अनुरूप ठीक ना होगा ये बात अलग है, लेकिन वह ठीक है, सदा से ठीक है, ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे अनुरूप कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हारी परिभाषा से मैनेज नहीं होगा, तुम्हारे गुणाभाग से कुछ ठीक होने वाला नहीं। वो गलत है ही नहीं, तुम उसे ठीक करना चाहते हो। यही तो विजडम है, यही तो विजडम सीखनी है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और तुम कर करके सुधारना चाहते हो और कर करके बिगाड़ रहे हो। यही तो देखना है, यही तो दृष्टि चाहिए। सम्यक दृष्टि क्या है कि तुम कर करके बिगाड़ रहे हो। तुम कहते हो कि नहीं नहीं मैं और अब ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ, चलो वैसे करने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान पिलाने वाले लोग भी हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज पिलाने वाले लोग भी हैं। हाँ, वर्चुअली तुम्हें स्पिरिचुअल गार्बेज दिया जा रहा है और एक्चुअली तुम उसे खा रहे हो। और तुम जो है उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो और झंझट पैदा कर रहे हो अपने लिए, और उलझ रहे हो। उलझ पुलझ मर जाते हो, उलझ पुलझ मर जाना है। कबीरदास जी कहते हैं उलझ पुलझ मर जाना है। ये उलझ पुलझ तुम्हारी खुद की उलझ पुलझ है। तुम खुद उलझना पुलझना चाहते हो, कर करके तुम बिगाड़ रहे हो। जितना तुम करते हो उतना बिगड़ता है। तुम्हें होश भी नहीं, इतनी भी अकल नहीं, इतनी भी समझ नहीं कि तुम कर करके हमेशा से बिगाड़ रहे हो। अरे अब तो रिलैक्स हो जाओ, अब तो छोड़ो, समझ लो कि तुम्हारे बस का नहीं है ये। इस कॉस्मिक रिदम को सुधारना तुम्हारे बस का नहीं है। तुम इस कॉस्मिक रिदम के मालिक बनना चाहते हो, तुम्हारे बस का नहीं है ये। तुम इस कॉस्मिक रिदम को कभी नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि वह सही है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम इसे कभी नहीं सुधार पाओगे, वो परफेक्ट है। तुम जो कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो, और इसके प्रमाण है। तुम अपना जीवन झांक के देखो, पूरा जहां तक तुम्हें ख्याल आता है झांक झांक के देखो। तुमने बिगाड़ा ही है, बनाया कब है? क्या बनाया? बिगाड़ते ही तो चले हो।
यदि तुम्हें लगता है नहीं तुमने कुछ बनाया भी है, सब कुछ नहीं बिगाड़ा है, झकझोर लेना। तुम्हारे बुद्धि में खोट है, तुम्हारी बुद्धि में समस्या है, तुम्हारे इंटेलिजेंस में गड़बड़ी है ना? वो झकझोरना पड़ेगा अपने आप को। तुमने घर करके से बिगाड़ा ही है, क्योंकि तुम गलत हो। तुम गलत हो तो तुम्हारे यहां से गलत ही होगा, सही हो ही नहीं सकता, असंभव है। सही की भ्रांति होगी, आगे जाके वो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। तुम जो भी करोगे गड़बड़ होने वाला है, गलत होने वाला है। तुम गलत हो ना, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो। तुम्हारे पास गुणा भाग हैं, धारणाएं हैं, नक्शे हैं, मैप हैं। कुछ न करोगे तो सब होगा। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। अरे अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, सब हो रहा है और परफेक्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। कब समझोगे? आज समझ लो, ठीक है, कल समझ लेना, परसों समझ लेना, 1 साल में समझ लेना, 10 साल में समझ लेना, ना आए तो 20 साल में समझ लेना, अगले जन्म में समझ लेना। स्कूल का बस्ता उठाना, अगले जन्म में समझ लेना, ना आए तो अगले जन्म में समझ लेना, उसके ना आए तो 10 जन्म बाद समझ लेना, 100 जन्म बाद समझ लेना, 1000 जन्म बाद समझ लेना, लाख जन्म बाद समझ लेना, करोड़ जन्म बाद समझ लेना। जल्दीबाजी कुछ नहीं है। स्कूल का बस्ता उठाते रहो, लेसन दिए जाते रहेंगे, लेसन दिए जाते रहेंगे। स्कूल सदा से है, कभी बंद नहीं होगा ये स्कूल, सदा चलेगा। शाश्वत काल से स्कूल खुला हुआ है और शाश्वत काल तक चलता रहेगा। अनादि है, अनंत है, इसका कोई आदि नहीं है, अनंत है। ये स्कूल सदा चलता रहेगा, तुम्हारी मर्जी। स्कूल पढ़ने में तुम्हें मजा आता है तो पढ़ते रहो। हमारा स्कूल कभी बंद हुआ ही नहीं। तुम फेल हो जाओगे तो हम फिर से एडमिशन देंगे। तुम्हारे ये लोकल स्कूलों जैसा हिसाब किताब नहीं है कि 3 साल फेल हो गए तो एडमिशन नहीं देते। तुम 1 लाख बार भी फेल हो गए तो हम तुमको वापस एडमिशन देंगे। हमारे यहाँ एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क, फटाफट। हमारे स्कूलों का कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहता है, लगातार। अनंत स्कूल है हमारे, अनंत। और उसके अलावा तब भी हमारे जो है ना फैक्ट्री रुकती नहीं है, स्कूल के प्रोडक्शन चलते रहते हैं, अनंत हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा काम चलते रहता है, नए नए स्कूल बनाते रहते हैं, बिल्कुल अनंत बनाते रहते हैं। चिंता नहीं करना कि ये स्कूल खराब हो गया, बिगड़ गया, इस बिल्डिंग बिगड़ गई स्कूल की, कोई चिंता की बात नहीं। एक बिगड़ती है तो अरबों खरबों नहीं बन जाती है। अनंत है, अनंत। अरबों खरबों ये सब आंकड़े बेकार के आंकड़े हैं। इन्फिनिटी की सापेक्षता में कोई फिगर काम करता है? इन्फिनिटी की सापेक्षता में कोई फिगर होता ही नहीं, शून्य ही होता है सब कुछ। देख लो कब तक खेलना है, कब तक तुम्हें अपना प्ले करने की कोशिश करना है। वो प्ले जैसा ही नहीं, तुम्हारा प्ले जैसा ही नहीं। तुम गंभीर हो, तुम बहुत ज्यादा सिंसियर हो। गंभीरता बहुत बड़ी बीमारी है। तुम बहुत ज्यादा सिंसियर हो। तुम कहते हो ये खेल है, अरे खेल हो ही नहीं सकता। तुम कहते हो ये तो खेल है और उसमें मजा आएगा, तुमको कैसे मजा आएगा भाई? तुम खेल ही नहीं रहे हो, मजा कैसे आएगा? बोलते नहीं जी हम खेल रहे हैं, मजा आएगा। अरे खेल का मतलब होता है उसमें गंभीरता नहीं होती। तुम गंभीर हो, गंभीर हो तो कुछ और है, वो खेल नहीं हो सकता। गंभीरता के साथ खेल होता ही नहीं है। खेल जो है गैर गंभीर घटना है। खेल जो है गैर गंभीर घटना है, गंभीरता से खेल होता ही नहीं। खेल के आदि में रिलैक्सनेस है, मध्य में रिलैक्सनेस है, अंत में रिलैक्सनेस है, शुरू से आखिरी तक रिलैक्सनेस है। उसमें गंभीरता नहीं है, सहजता है।
उसके आदि में भी सहजता है, मध्य में सहजता है, अंत में भी सहजता है। अब तुम देख लेना, तुम्हारे जो खेल चल रहे हैं ना, मैच आते हैं टेलीविज़न पे, तुम उन्हें खेल कहना बंद कर दो, वो इस परिभाषा में बैठते नहीं हैं। उसमें स्ट्रेस है, उसमें सहजता नहीं है, खींचतान है, गुणाभाग है, हिसाब किताब है, जुआ सट्टा है, लाभ हानि है, खिलाड़ियों को भी पैसे मिलते हैं, हाँ, पुरस्कार मिलते हैं। अरे पुरस्कार मतलब खेल नहीं है, गुणाभाग है। खेल खेल के लिए होता है, गुणाभाग के लिए थोड़ी ना होता है, हार जीत के लिए थोड़ी ना होता है, पुरस्कार के लिए थोड़ी ना होता है, हिसाब किताब थोड़ी ना होता है, स्ट्रेस थोड़ी ना होता है, गंभीरता थोड़ी ना होती है। तुम स्ट्रेस से भरे हुए हो, तुम स्ट्रेस से भरे हुए हो और कहते हो ये खेल है। अरे खेल में स्ट्रेस होता ही नहीं। ये तुम्हारे जो टीवी पे दिखाते हैं ना खेल, मैचेस, नेशनल इंटरनेशनल, खेल नहीं है। तुम्हारी समझ की भूल है, तुम उन्हें खेल कहते हो। या तुमने बहुत सारे शब्द करप्ट किए हैं, चलो तुम खेल शब्द को भी करप्ट कर लोगे, और क्या है। तुमने आत्मा, परमात्मा, सारे शब्द तो, ईश्वर, सब तो करप्ट कर ही दिए हैं। तुमने छोड़ा क्या है, चलो खेल को भी तुम करप्ट कर लोगे। तुम कहाँ छोड़ते, तुम्हारे हाथ में जो चीज़ आती है गलत हो जाती है। तुम्हारे हाथ में पड़ गई मतलब गलत तो हो ही जानी है ना। तुम उन गुणाभागों को खेल कहते हो। शर्म नहीं आती? गुणाभाग है पूरे और तुम कहते हो खेल है। उसमें एक्साइटमेंट होता है, खेल में एक्साइटमेंट होता है। खेल में एक्साइटमेंट नहीं होता, सहजता होती है, प्रति संवेदन संबंध से जुड़ी हुई सहजता होती है। उत्सव जैसा कुछ होता है, आनंद जैसा कुछ होता है, एक्साइटमेंट थोड़ी ना होता है। तुम्हारे खेल में स्ट्रेस और एक्साइटमेंट है। स्ट्रेस और एक्साइटमेंट आपस में सहोदर हैं, भाई बहन है। जो एक्साइटमेंट है वह स्ट्रेस बन जाता है, स्ट्रेस जो है एक्साइटमेंट बन जाता है। तो एक्साइटमेंट कोई गुणवत्ता वाली चीज नहीं है, वह स्ट्रेस का ही एक रूप है, एक्साइटमेंट। तुम्हें एक्साइटमेंट हो रहा है वहां पर किसी खेल में, किसी मैच में, तथाकथित खेल में, उस मैच में, तो किसी दूसरे को स्ट्रेस हो रहा है। देख लेना, वहाँ दोनों किस्म के लोग मिलेंगे। आधे लोग स्ट्रेस से भरे हुए, आधे लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए, है ना। छक्का पड़ा तो आधे लोग खुश होके ओ नाचने लगते हैं, आधे लोग बिल्कुल एंग्जाइटी में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। साला छक्का मार दिया, अब क्या होगा, हार जाएंगे क्या। घोड़ा भागे। और छक्का मारा तो सबने खुश होना चाहिए ना। आधे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कितना बढ़िया तुमने छक्का मारा, आधे लोग स्ट्रेस में आ गए छक्का मारने से। गजब का मामला है भाई, क्योंकि खेल है, जुआ सट्टा है ये तो। खेल कहाँ हुआ, एक्साइटमेंट और स्ट्रेस ये तो जुआ सट्टे में होता है। एक्साइटमेंट और स्ट्रेस जो है जुआ सट्टे में ही होता है और किसी चीज में होता ही नहीं। और उस एक्साइटमेंट के लालच के लिए लोग जुआ सट्टा खेलते हैं। जो ताश और तरह तरह के जुआ सट्टा खेलते हैं ना, अब तो लूडो में भी जुआ सट्टा चलने लगा है, दुनिया भर में सब में सट्टा चलने लगा है। क्रिकेट फुटबॉल उसमें भी सट्टा चलता है भाई, वो पुलिस पकड़ती रहती है। हाँ, ऑनलाइन और ये वो है ना, सट्टे चलते हैं, हर चीज में सट्टा चलता है। हाँ? मतलब ये जुआ ही है ना, खेल कहाँ हुआ। जो स्ट्रेस और एक्साइटमेंट है ये जुए सट्टे की निशानी है, और जो है ना वो आकर्षण सारा जुए सट्टे का ही है। हार जीत जो है जुआ सट्टा है, हार और जीत का मतलब जुआ सट्टा। हार और जीत को ज्यादा वजन दे दिया गया, ज्यादा वजन दे दिया गया मतलब जुआ सट्टा। और हार और जीत सिर्फ एक वो है, एक वो खेल के नियम की तरह है। जीत गए तो भी ठीक, हार गए तो भी ठीक, खेलने का मजा ले रहे। खेलने के लिए हार जीत वाला कुछ सिस्टम रखना पड़ता है, इसलिए रख रहे हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं इसलिए बना रहे हैं। लेकिन हमें खेलना है, हार जीत से मतलब नहीं है। खेल के लिए खेलना है, हार जीत के लिए नहीं खेलना है। हार गए तो कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं है, और जीत गए तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस खेल खेल है, तब वह खेल है भाई।
तुम्हारे खेल जो है ना सब जुआ सट्टे के अलावा कुछ नहीं है। तुम कैसे बेहोश हो जाते हो, देखो अवेयरनेस तुम्हारी कहाँ गायब हो जाती है। अलर्ट जरूर होते हो जब तुम उसमें होते हो ना एक्साइटमेंट में, तो अलर्ट हो जाते हो, लेकिन अवेयर नहीं होते। तुम कैसे हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, अरे छक्का पड़ गया, हार जाएंगे क्या हम, अलर्ट, नाभि पे आ गए, एक्साइटमेंट में भी, है ना, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती वहां पर। तो अलर्टनेस और अवेयरनेस में फर्क है, फर्क है। एक्साइटमेंट का कभी कभी प्रयोग हो जाता है, एक्साइटमेंट में ले जाया जाता है और अचानक रिलैक्स, ऊर्जा तो उड़ गई है, अब रिलैक्स, वहां अवेयरनेस को लाने की कोशिश की जाती है, मेथड है, विधि होती है ऐसी। तुम्हारी इन बीमारियों का उपयोग किया जाता है, उसको भी टूल बना लिया जाता है। तुम्हारे एक्साइटमेंट को टूल बनाया जा सकता है साधना की विधियों में। अलर्ट को भी यूज किया जाता है, लेकिन अलर्ट कोई मुक्तिदायक नहीं है। मुक्तिदायक अवेयरनेस है, सहज, सौम्य, परम स्वीकार की भावदशा, कुछ न करते हुए सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तो वहां पर सहज अवेयरनेस होगी। जब तुम कुछ और नहीं कर रहे हो तो वहां पर बेहोशी हो कैसे सकती है। जब तुम कुछ और कर ही नहीं रहे हो तो बेहोशी हो कैसे सकती है। तुम कर करके ही तो बेहोश होते हो, तुम कुछ करते हो, तुम हो और कुछ कर रहे हो, परमात्मा के खिलाफ कर रहे हो, टूट गए, टूटना ही तो बेहोशी है ना। बेहोशी क्या है, टूट जाना, सेपरेशन। जितने तुम टूटते हो उतने बेहोश होते हो, खंड खंड हो जाते हो। हाँ, अरे तुम टूट के दो नहीं हुए, पता नहीं कितने हो गए हो तुम टूट टूट के। तुम सीजोफ्रेनिक हो, झांको अपने भीतर, खंडित मनस्कता, सीजोफ्रेनिया, इस रोग के तुम शिकार हो। झांको अपने भीतर, कितने खंड है तुम्हारे मन की, टुकड़े टुकड़े, न जाने कितनी भूमिकाओं को जी रहे हो। परिस्थिति तुम्हारी एक ही है, तुम कितनी भूमिकाओं को जी रहे हो, तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां भी विभिन्न है। तुम एक परिस्थिति और एक भूमिका को नहीं जी रहे हो, तुम बहुत सारी भूमिकाओं को जी रहे हो, और एक परिस्थिति जो है तुम्हें अनेक परिस्थितियों की तरह भासती है। तुम सीजोफ्रेनिक हो गए हो। तुम बहुत सारे फोबियास और मेनियास के शिकार हो। देखते नहीं अपने भीतर झांककर, न जाने कितने फोबियास को तुम जी रहे हो, कितने मेनियास को जी रहे हो, कितने टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जो है तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट करते हैं। झांक के देखो तो। जितना तुम करोगे उतना तुम बिगाड़ोगे। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कर करके तुमने बिगाड़ा है। न करना लेसन है, कुछ न करना, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। तो वहां पर अवेयरनेस आ जाएगी, बेहोशी चली जाएगी। तुम इतने टुकड़ों को जी रहे हो, तुमने अपने होश को इतने टुकड़ों में बांट दिया है। सिजोफ्रेनिया का मतलब तुमने अपने होश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है और आपस में संघर्ष में डाल दिया है उन्हें। तो होश जो है गुथ गया है, आपस में उलझ गया है। होश इधर उधर उलझ गया है, वह बेहोशी है। होश जो है इधर उधर उलझन छोड़ दी, तुमने करना छोड़ दिया, मतलब होश जो है किसी उलझन में अब नहीं है, कहीं फंसा हुआ नहीं है, तो वह एकीकृत हो जाएगा, समग्र हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, समरस हो जाएगा, सहज हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, सहज प्रवाह में आ जाएगा, कॉस्मिक रिदम हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम परम संगीत है। टुकड़ों टुकड़ों में तुम बंटते हो तो वह संगीत भी संगीत है। तो अवेयरनेस यानी तुम कॉस्मिक रिदम के साथ जो है रेजोनेंस में आ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। तुम जो सदगुरु का आलंबन लेते हो, क्यों लेते हो?
कि वह कॉस्मिक रिदम के साथ है और तुम उसके साथ हो जाते हो। वह माध्यम हो जाता है, निमित्त हो जाता है। उस निमित्त के माध्यम से तुम जो है कॉस्मिक रिदम के साथ एकाकार हो जाते हो, वहाँ सरेंडर करते हो। सरेंडर करते हो तो उसकी देशना पूरी कॉस्मिक रिदम के साथ एक होने की देशना है। वह देशना तुम्हारे भीतर ठीक से प्रवेश करती है और जहाँ जहाँ तुमने जो है डायवर्जन के जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं उसे वह तोड़ देता है। गुरु का काम क्या है? तुम एनर्जी को, उस ऊर्जा को, उस होश को, तुम जो है उस सजगता को, उस अवेयरनेस को तुम तरह तरह के बैरिकेड्स लगा करके डाइवर्ट कर रहे हो, कुछ इधर कुछ उधर। देखा नहीं बड़ी बड़ी नदियों को, बड़े बड़े डैम को, उसमें जो है उसको क्या करते हैं, वाटर डाइवर्ट करते हैं, अलग अलग नहरें निकाल देते हैं इधर से उधर। या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे बैरिकेड्स लगाते हैं और उसको फिर अलग अलग रास्ते खोल करके अलग अलग तरीके से उसको डाइवर्ट करते हैं। ऐसा कुछ किया जाता है। तुम क्या करते हो, उस अवेयरनेस को तुम तोड़ मरोड़ कर देते हो, अलग अलग तरह की जगह डाइवर्ट करते हो। कुछ को इधर यूज़ करते हो, कुछ को इधर यूज़ करते हो। तुम जो है 1000 प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो। तुमने अपने आप 1000 टुकड़ों में तोड़ रखा है, तुमने 1000 प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो। तुम्हारी प्रायोरिटी कोई तयशुदा थोड़ी ना कि यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम एक को थोड़ी ना जी रहे हो, तुम 1000 चीज़ों को जी रहे हो। तुम्हारे पास 1000 प्रायोरिटीज़ हैं। तुम सिर्फ सहजता को जीना चालू करो, सहज हो जाओ। प्रायोरिटीज तय करने की जरूरत नहीं है, प्रति संवेदन से सब होता रहेगा जो जैसा होना है। और इतना बड़ा खेल चल रहा है तो तुम्हारा छोटा मोटा खेल ना चलेगा। प्रति संवेदन से इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारा ना होगा। इतनी बड़ी सृष्टि इतनी सहजता से चल रही है तो तुम्हारी छोटी मोटी सृष्टि ना चलेगी। तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी पकड़ ढीली होती जाएगी, ढीली होती जाएगी। तुम्हें पता चलेगा हाँ अरे न करने से सब ठीक हो रहा है, तुम्हारा करना और कम होगा। न करने से और ठीक हो रहा है, तुम्हारा करना और कम होगा। तुम हटते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जितने एब्सेंस होते हो सब कुछ उतना परफेक्ट हो जाता है। तुम्हारी एब्सेंस जो है परफेक्टनेस है, तुम्हारी प्रेजेंस जो है इम्परफेक्टनेस है। तुम जितने मौजूद हो उतना मामला गड़बड़ है। तुम जितने गैर मौजूद हो मामला उतना परफेक्ट है। उतनी समझौता है, उतनी सहजता है। तुम्हारा होना ही समस्या है, तुम्हारा होना ही समस्या है। तुम समस्या हो, तुम बीमारी हो, तुम मैट्रिक्स हो, तुम माया जाल हो, तुम मायापति हो। तुम मायापति हो, तुम माया सृजते हो और अपनी माया में खुद को उलझा लेते हो। उलझ पुलझ मर जाते हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, फिर जाल बुनने में लग जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बार बार वही चीज दोहराते दोहराते। होश नहीं है। जागो जागो, भोर भाई जागो। गोल्डन एरा का उपयोग कर लो। मरना होगा तुम्हें, तुम्हारी झूठी आइडेंटिटी को, तुम्हारी झूठी सत्ता को मरना होगा। मरो, जल्दी मरो। तुम मरोगे तो सत्य प्रकट होगा। जब तक तुम हो तुम्हारे रहते सत्य नहीं प्रकट हो सकता। करने से तुम पैदा हो रहे हो, लगातार कुछ ना कुछ कर करके तुम अपने आप को बनाए रख रहे हो, चल रहे हो। तुम मरो अर्थात रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओगे तो सब करना रुक जाएगा, करना रुक जाएगा तो तुम मर जाओगे। तुम्हें मरने के अनुभव घटेंगे, मरने का अनुभव घटेंगे। और मर जाना ठीक है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी रीठा। उस मरने के बाद क्या होता है? डरने की जरूरत नहीं है इस मरने से। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद,
कब मरी हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। तुम ठीक से मरोगे तभी तो पूर्ण परमानंद आएगा। जो तुम टुकड़े टुकड़े होकर के 1000 प्रायोरिटीज को जी रहे हो और इस खींचतान में तुम अपने होने को महसूस कर रहे हो, इस खींचतान में तुम अपने आप को अपने होने को महसूस कर रहे हो। इतने 1000 टुकड़ों में बटे बटे हो और उस खींचतान में, उस संघर्ष में तुम्हें किसी आत्मसत्ता का बोध हो रहा है, किसी सेपरेशन का बोध हो रहा है। सारा संघर्ष विदा हो जाए, तुम भी विदा हो जाओगे, तब जो है वो प्रकट हो जाएगा और वह तुम्हारा मूल स्वरूप है। वह तुम्हारा मूल स्वरूप है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा यह स्वरूप भी बचे और इस स्वरूप के साथ तुम मूल स्वरूप में जाकर के मिलो, उसके साथ दोस्ती यारी करो, गपशप करो, हाँ, टाइम पास करो और ताश खेलो। तुम इस स्वरूप को विदा नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि यह स्वरूप बच के जाना चाहिए, मूल स्वरूप और हम दोनों दोस्ती करके साथ में बैठ के ताश खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। अरे दोनों रहोगे तो टाइम रहेगा ही ना, द्वैत है तो टाइम रहेगा ही, इल्यूजन रहेगा ही। टाइम एंड स्पेस को जियोगी, द्वैत का मतलब टाइम एंड स्पेस को जीना ही पड़ेगा। अरे तुम मिट जाओ तो तुम वही हो, तुम दूसरे नहीं हो, तुम वही हो, तत्वमसि। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चल हो जाओ। करना बहुत कर लिया, छोड़ो करना, निश्चल हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। कॉस्मिक रिदम समझदार है, परफेक्ट है। श्रद्धा कॉस्मिक रिदम हमेशा से परफेक्ट है। श्रद्धा होनी चाहिए। अश्रद्धा में तुम जाने क्या क्या कर रहे हो, तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। श्रद्धावान बनो, धैर्य रखो, सबूरी। श्रद्धा सबूरी, सुना नहीं? साईं बाबा को कहते श्रद्धा सबूरी, धैर्य रखो, सहज हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा, क्योंकि सब ठीक है ही, तुम धैर्य तो रखो, श्रद्धा पनपेगी, श्रद्धा परिपूर्ण हो जाएगी। जागो, भोर भई। आज की सभा समाप्त करते हैं।